आज हम देखेंगे कि एवरेज इनकम होने के बावजूद आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपना घर भी अच्छे से चला सकते हैं। अगर आपकी इनकम एवरेज है, मतलब कि 25 से 50 हज़ार के बीच में है, तो 25 हज़ार से ज़्यादा जिनकी भी इनकम है और 50 हज़ार से कम है, उनके लिए ये बेस्ट प्लान है। समझ लीजिए कि आप अपने इनकम का 100% गिनते हैं, तो उसमें से आप 50-50 में डिवाइड करेंगे। पहला 50 जाएगा आपके घर खर्च पे, दूसरा 50 जाएगा इन्वेस्टमेंट की ओर। तो घर खर्च में हम समझ लीजिए कि उसको डिवाइड ऐसे 3 पार्ट में करना है। पहला है डेली एक्सपेंस। डेली एक्सपेंस में आएगा आपका फूड आ गया, ग्रोसरी आ गया, लाइट बिल आ गया, जो भी हर चीज़ जो घर के हर काम में आती है, बराबर है। दूसरा है एक्स्ट्रा लिव लाइफ एक्सपेंस। ये ऐसा एक्सपेंस है, मैं इसको लिव लाइफ बोलता हूँ, कि ऐसा एक्सपेंस है कि जो आपको अपनी ज़िंदगी जीने में भी डालना पड़ता है। समझ लीजिए कि कुछ ऐसा है कि समझ लीजिए आप कहीं पे घूमने चले गए, कहीं पे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, कुछ भी ऐसी चीज़, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर समझ लीजिए आप सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्ट ही करते रहेंगे और लाइफ नहीं जिएंगे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। दूसरा है 10% है, वो है आपका इंश्योरेंस एंड अदर खर्च। जैसा कि ऐसा कोई भी एक्सपेंस है जो हमें बिना बताए आ जाता है, और इंश्योरेंस है, समझ लीजिए कि ये सब ईयरली गिने जाते हैं, तो उसका 10% आपको रखना है। जो इंश्योरेंस है, समझ लीजिए कहीं पे कोई खर्चा आ गया, कहीं पे कुछ भी दिक्कत आ गई, शादी फंक्शन आ गया, कुछ भी ऐसा खर्चा वाला चीज़ है, तो उसको हम अदर में रखेंगे। तो इंश्योरेंस है, कुछ भी है तो, और मेन इंश्योरेंस आपको करवाना ही है, क्योंकि आपकी सैलरी के हिसाब से अगर आप इतने टाइट बजट में चलते हैं तो आपको इंश्योरेंस के सिवा आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपको इंश्योरेंस 100% करवाना ही है, छोटा बड़ा वो आपके ऊपर है। मिनिमम 3 से 4 लाख का इंश्योरेंस लेंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आपका खर्चा जाएगा तो भी वो 1 लाख 1.5 लाख तक ही जाएगा कोई भी, और उससे ज़्यादा की बीमारी रहेगी तो 3 लाख तक ही मैक्सिमम हम एज्यूम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की तो भगवान ना करे किसी को दे, बराबर है। और दूसरा चीज़ है 50% इन्वेस्टमेंट की ओर। तो इन्वेस्टमेंट की ओर 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट गिनते हैं, वो एक है डायरेक्ट है और एक है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है, तो कि जो भी आपने लोन लिया हुआ है और कुछ ऐसा है, समझ लीजिए कि इनडायरेक्ट में आपने गोल्ड लिया हुआ है, ज्वेलरी लिया हुआ है, अदर कुछ ऐसा डायमंड का चीज़ लिया हुआ है, और अदर ऐसा कुछ भी चीज़ है जो ऐसे इन्वेस्टमेंट भी गिना जा सकता है। एक्चुअली गोल्ड ज्वेलरी वो इन्वेस्टमेंट नहीं गिना जा सकता, क्योंकि वो फिक्स हो गई है, वो कभी बेचने वाला है नहीं है आप। और मेन, अगर गोल्ड ज्वेलरी बेचने की नौबत ना आए किसी के ऊपर, कभी भी गोल्ड की बेचने की ज़रूरत रही, तो अपना ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला एसेट है वो बिक गया, उसके बाद भी आपको कोई भी ज़रूरत रही तो आपको ये बेचना ज़रूरी है। क्योंकि गोल्ड हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम इसको अपने बुरे समय में यूज़ कर सकें। अगर बुरे समय में हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा चीज़ है लोन लिया है कोई भी, समझ लीजिए लोन मतलब कि एसेट के लिए लोन लिया है, उसकी बात कर रहा हूँ। कार के लिए लोन लिया है तो उससे वो इसमें आ जाएगा आपके होम वाले एक्सपेंस में, बराबर। ऐसा कोई भी लोन जो एसेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, समझ लीजिए कि आपने ऐसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ली है, उसका लोन चल रहा है, बराबर। तो उसके लोन के लिए पैसा है, वो सब भी इसमें डाल सकते हैं इनडायरेक्ट में। जो डायरेक्ट में डालेंगे वो है स्टॉक्स है, प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है, म्यूचुअल फंड्स है, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं, बराबर। वो आपके हिसाब से रहेगा। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करूँगा स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक्स ऐसी चीज़ है आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, और जितनी कम अमाउंट में चाहिए उतनी कम अमाउंट में ले सकते हैं। आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आपके कम अमाउंट में प्रॉपर्टी
नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर आप लोन पे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ले सकते हैं। तो स्टॉक एक हो गया। उसके बाद दूसरा है गोल्ड बॉन्ड। हाँ, आप अगर इसको गोल्ड बॉन्ड में लेते हैं तो ये फिर से आपका अच्छा चीज़ रहेगा। गोल्ड बॉन्ड के लिए आपको जानना चाहते हो तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा।